अंतिम बेला पे आज हम बात कर रहे हैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। मैं एडवोकेट दिनेश फ्रॉम लॉ एंड फैक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें तो मोटे तौर पे लेन और देन, इसका जो प्रतिरूप है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रियल होना चाहिए, इट मे नॉट बी एडिक्वेट बट इट शुड बी रियल। अब जैसे मिसाल के तौर पे लें कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को X अमाउंट के बजाय 1/4 ऑफ द X अमाउंट पे बेचता है। The consideration is not adequate, but it is valid, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है, रियल है, वो व्यक्ति अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचने के बदले में कंसिडरेशन ले रहा है। कंसिडरेशन को अगर डेफिनेशन के एंगल से देखें तो सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि द एक्ट टू बी डन और टू बी एब्स्टेन फॉर डूइंग, which is being done और to be abstain to be done, यानी उसे इस समय जो काम किया जा रहा है या उसके लिए या उसे रोके जाने के लिए, इस पार्ट में जो भी लेन और देन वाला पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि जो प्रॉमिसी है वो ही पे करे, इट कैन बी फॉरवर्डेड टू, इट कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन आल्सो, कि उसी के द्वारा नियुक्त अगर उसका कोई एजेंट है या उसे आगे डेलीगेट किया जाता है या उसका नॉमिनेशन हो जाता है या उसका असाइनमेंट हो जाता है, तब भी इस पार्ट के कंसिडरेशन वाला पार्ट को वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। एब्स्टेन फॉर डूइंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल पार्ले का टेक ओवर है, पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स का टेक ओवर है। कोको कोला जिस समय इंडिया में दोबारा प्रवेश की तैयारी में थी, उस समय इंडियन मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स का वर्चस्व पार्ले का था। पार्ले के 3 बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स थे। वन वॉज थम्स अप जो आज भी प्रिवेल करता है, नंबर 2 वॉज लिम्का and number 3 was Goldspot। इनको एब्स्टेन करने के लिए, नहीं बेचे जाने के लिए पार्ले से डील की गई थी कोक द्वारा। तो दिस वाज अ नेगेटिव एब्स्टेनिंग एग्रीमेंट कि आपको इस पार्ट को नहीं करने के लिए द कोक हैड पेड कंसिडरेशन टू चौहान ब्रदर्स, दैट इज द ओनर्स ऑफ द पार्ले। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अगले एस्पेक्ट्स पर बात करें तो कंसिडरेशन प्रॉमिसर का राइट है और प्रॉमिसर की लायबिलिटी है। प्रॉमिसर के लिए अगर वो एक टाइप ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉमिसर की पॉकेट में से कुछ निकलने वाला लॉस है। एक तरफ एक इसका बेनिफिट आ रहा है तो दूसरी तरफ उस बेनिफिट का वर्थ प्रॉमिसर को पे किया जाना है। सो दिस इज अ रफ व्यू ऑफ कंसिडरेशन व्हिच कैन बी डेल्ट एज पर द लॉ। अब कंसिडरेशन के एग्जाम्पशंस पे आते हैं कि कब कंसिडरेशन नहीं हो लेकिन उसके बाद भी एग्रीमेंट की वैलिडिटी बरकरार रहती है। नंबर 1 इज लव एंड अफेक्शन। आज अगर लव एंड अफेक्शन में एक पति अपनी पत्नी को अपनी सारी आमदनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के माध्यम से अगर वो ट्रांसफर करता है तो पत्नी इज नॉट पेइंग एनी कंसिडरेशन टू हिम बट स्टिल एग्रीमेंट प्रिवेल्स। दिस इज द फर्स्ट एग्जम्पशन फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट कि कंसिडरेशन नहीं है लेकिन उसके बावजूद एग्रीमेंट प्रिवेल करता है। नंबर 2 बात करें कि पोस्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। सपोज एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जिसके प्रति नंबर 2nd पर्सन ए ने सर्विसेज प्रोवाइड की है और बी ने सर्विसेज बी के लिए सर्विसेज उसके द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो नंबर बी जो है वो एहसान मंद है नंबर ए का और उसे कहीं ना कहीं किसी पार्ट के रूप में ही वांट्स टू उसको मतलब कहीं उसको ग्रेटफुलनेस उसको दिखाना चाहता है और कुछ उसे प्रेजेंट करता है या कुछ पार्ट पे करता है। तो ये जो पेमेंट है यहाँ पे सेकंड कंसिडरेशन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर्विसेज बहुत पहले प्रोवाइड कर दी गई थी। सो यहाँ पर चूंकि कंसिडरेशन एग्जाम्प्टेड है उसके बाद ये इस टाइप का कोई एग्रीमेंट अगर होता है तो इट इज कॉल्ड अ वैलिड एग्रीमेंट। नंबर 3 कोई पुराना डेब्ट है, टाइम बाद हो चुका है, कोर्ट से रिकवर नहीं किया जा सकता है और व्यक्ति जो डेब्टर है वो उस डेब्ट को फिर भी चुकाना चाहता है और उसके एवज में इफ सम एग्रीमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बिटवीन द 2 persons, this agreement is also valid because in this agreement also there is no consideration। For example कि एक व्यक्ति ने सपोज ए इन्होंने 1 लाख रुपया उधार लिया था बी से, अब टाइम बार हो गया तो बी उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाद में एक सेकंड डील बनती है इनके बीच में टाइम बार होने के बाद कि 75,000 में it is settled and now A is supposed to pay rupees 75,000 to B।
इस पार्ट में भी अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। एक तरफ 75,000 व्यक्ति 75,000 रुपीज बी को पे किया जाएगा ए के द्वारा। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज इट इज टाइम बार्ड बट स्टिल इट इज अगेंस्ट द डेट। तो इस पार्ट को भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक एजेंसी डेलीगेट करता है तो इस एजेंसी के डेलीगेशन में भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं आता है। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड इन दैट मैटर। अगेन एक गिफ्ट की बात करें कि एक पिता अपने पुत्र को या परिवार का कोई मेंबर अपने दूसरे परिवार के मेंबर को कोई भी पार्ट गिफ्ट करता है तो इस गिफ्ट की एवज में उन्हें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव नहीं होती। तो इट इज ऑल्सो वैलिड टाइप ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट। चैरिटी की भी बात करें कि अगर कोई चैरिटी वाला पार्ट है कि एक व्यक्ति अंडरटेक करता है कि मैं अस्पताल में इतने व्यक्ति को भोजन कर पाऊंगा और एक एग्रीमेंट और डील फाइनल होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं है, स्टिल इट इज एन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बिकॉज ये एग्जम्पशन में आ गया कि आपने जो भी पार्ट पे किया यू हैव डायरेक्टली अंडरटेकन एंड इट इज अंडर चैरिटी एंड चैरिटी इज एन एग्जम्पशन क्लॉज ऑफ द वैलिड एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट इसमें भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट के बाद जो बेनिफिशियरी है उस व्यक्ति को जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए तो इट इज ऑल्सो वैलिड एग्रीमेंट। सपोज किसी कारण से जो ट्रस्ट है उस बेनिफिशियरी को अपना बेनिफिट फॉरवर्ड नहीं करता है तो मैटर कैन बी स्यूड एंड द एग्रीमेंट विल बी अ टोटल वैलिड एग्रीमेंट। दोस्तों इस तरह से हमने ये 7 पॉइंट्स डिस्कस किए एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए एग्जेम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अब बात करते हैं कि when third party is eligible to file a suit against a contract, contract पे third party कब suit file कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ रूटीन में एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी चलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का मतलब ये होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट है तो जो विवाद वाली स्थिति होगी तो पोर्टेबिलिटी वाली जो बात आएगी, सुएबिलिटी वाली जो बात आएगी वो दो व्यक्तियों के बीच में ही आएगी। पर अपवादों के केस में इन एग्जेम्पशंस इन स्पेशल केसेस थर्ड पार्टी इज अलाउड टू फाइल अ सूट। सबसे पहले इसमें टेक्निकल बात करते हैं एस्टॉपल की। एक एग्जांपल है एस्टॉपल का कि एस्टॉपल के केस में तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी कैसे सूट फाइल कर सकती है। मैं आपको इसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक व्यक्ति ने ए ने बी को कोई लैंड का विक्रय किया। अब ए और बी के बीच में डील फाइनल हो गई, पूरा सौदा हो चुका है और उसके बाद सी स्क्रीन पे आता है और ए जो ओनर ऑफ द बेसिक ओनर ऑफ द लैंड है वो बिना बी के जानकारी में लाए सी को भी उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। अब जब सी को वो प्रॉपर्टी बेचता है तो न बी को सी के बारे में जानकारी न सी को बी के बारे में डिस्क्लोज किया गया है कि दिस लैंड हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। कुछ समय के बाद सी को इस बात की जानकारी होती है कि दिस लैंड वाज प्रीवियसली सोल्ड टू बी आल्सो। अब बेसिक एग्रीमेंट जो है वो ए और बी के बीच में हो गया। एनफोर्सेबिलिटी के हिसाब से अगर ए और बी के बीच में कोई केस फाइल हुआ है तो बीइंग अ थर्ड पार्टी टू द सूट या बीइंग अ थर्ड पार्टी टू द एग्रीमेंट जो सी है वो उस केस में जो ए और बी के बीच में ऑलरेडी चल रहा है या उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है तो ही कैन ऑल्सो फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर द लैंड। यहाँ पर थर्ड पार्टी का अलाउड है बिकॉज ये एस्टॉपल वाला पार्ट यहाँ पर लागू होता है और ये एग्जाम्पशन में जाता है। नंबर सेकंड अब बात करते हैं फैमिली इस फैमिली के मैटर्स में कि फैमिली में सपोज दो व्यक्तियों के बीच में बंटवारा हुआ है लेकिन जो इफेक्टेड पार्ट्स हैं उन दो व्यक्तियों के अलावा भी कहीं मौजूद हैं जो बंटवारे के समय कंसिडर नहीं किए गए। इस समय जो एग्रीमेंट हुआ है वो दो फैमिली के दो मेंबर्स के बीच में बंटवारे का अनुबंध हुआ है लेकिन कई अन्य मेंबर्स जो उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनके लीगल राइट्स उस प्रॉपर्टी पे हैं तो ऑल्दो बीइंग द थर्ड पार्टी दे कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट एग्रीमेंट। सो यहाँ पर भी इस पार्ट को अलाउ किया गया है। नंबर थर्ड मैरिजेस के पार्ट्स में है कि सपोज मैरिज के मैटर में दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद डेवलप होता है और थर्ड पार्टी ने कुछ मैरिज का एक्सपेंडिचर सपोज पिता ने मैरिज का एक्सपेंडिचर पार्ट उठाया है और मैरिज डिसॉल्व होने की तैयारी में आती है तो इन दैट केस ऑल्सो सूट कैन बी फाइल्ड एज अ थर्ड पार्टी अगेंस्ट दैट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कि मैरिज के बीच में जो भी इनके डिस्टर्बेंसेस हुए हैं तो जो थर्ड पार्टी जिसने पूरे एक्सपेंडिचर्स को प्लान किया था तो ही कैन फाइल अ सूट एंड क्लेम द डैमेजेस। इसी प्रकार ट्रस्ट का पहले भी डिस्क्लोज किया गया है, यहाँ पे मैं उसको इस थर्ड पार्टी सूट में भी उसको वापस से ले रहा हूँ कि ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी है
उस बेनिफिशियरी व्यक्ति को अगर उसका जो बेनिफिट है उस ट्रस्ट के द्वारा नहीं दिया जाता है तो वो सूट फाइल कर सकता है। इसी तरह अगर किसी एजेंट द्वारा कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, कंडीशन है ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, और वहां पर कोई डिस्प्यूट वाला पार्ट अराइज हो जाता है, तो बीइंग अ थर्ड पार्टी a person can sue on that agreement also. So these were the facts related to the person who can file a suit being a third party against the agreement. एक पॉइंट है कोवेनेंट विद द लैंड, या कोई भी लाइबिलिटीज जो जमीन के साथ पहले से ही जुड़ी हुई है। अब सपोज दो व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होता है और जो ओनर ऑफ द लैंड है वो डिस्क्लोज करता है कि इसके साथ कुछ लाइबिलिटीज कोवेनेंट पार्ट इसमें एडेड है और भी उसे एक्सेप्ट करता है, तो वो जो कोवेनेंट या लाइबिलिटीज वाला पार्ट है उस एग्रीमेंट उस पार्ट के साथ ही आगे बढ़ेगा। और किसी भी स्थिति में विवाद होने पे जो थर्ड पार्टी है वो इस मैटर में सूट फाइल कर सकती हैं कि ये चूंकि इनके सामने पहले से डिस्क्लोज किया गया था तो इट विल बी सुएबल एंड पार्ट ऑफ दैट एग्जाम्पशन कि थर्ड पार्टी जो है उस एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकती है।